नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, आज मैं हिंदी के भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके लोगों के सामने हाजिर हूं, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इसे लंबे व्याख्यात्मक रूप के साथ हल करते हैं। चलिए दोस्त, पहला सवाल है दोस्त कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन दिया गया है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और डी ऑप्शन है, गृह कार्य देना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि पहला ऑप्शन है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि गृह कार्य बच्चों के लिए दिया जाता है, ना कि अभिभावकों के लिए दिया जाता है। और बी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, बी से पहले हम डी को देखेंगे दोस्तों। डी का में दिया गया है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ये कोई माने नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनसीएफ 2005 तो गृह कार्य के लिए पूरा विरोध ही करता है। और सी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। कोई माने नहीं है दोस्तों कि जो कक्षा में अभ्यास कराया गया है वही ही गृह कार्य दिया जाए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और बी ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, कि बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। एकदम सत्य क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सत्य आंसर है, क्योंकि किसी भी बच्चों को गृह कार्य उनके क्षमताओं, उनकी योग्यताओं के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। ऐसा गृह कार्य नहीं देना चाहिए कि वो उसमें से बच्चा कुछ भी न कर पाए। ठीक है, 10 क्वेश्चन यदि दिए हैं बच्चों को, तो ऐसा ना हो कि उसमें 5 क्वेश्चन भी बच्चा न कर पाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर में आकर के दूसरे दिन से विद्यालय में अनुपस्थित होना शुरू कर देगा बच्चा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ पहले क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। कौन सा कौशल है? पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, बी ऑप्शन है बोलना लिखना, और सी ऑप्शन है पढ़ना लिखना, और डी ऑप्शन है सुनना पढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के अभिव्यक्त के लिए कौन सा कौशल उचित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, गुरुजी ने एक बच्चे को महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए कहा कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं। तो उस बच्चे ने महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए, वो बच्चा महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए 2 माध्यम अपना सकता है दोस्तों। एक माध्यम तो ये हो सकता है कि वह बोल करके महात्मा गांधी के बारे में अभिव्यक्त कर सकता है, या तो अगर बोल नहीं पा रहा है तो वह महात्मा गांधी के बारे में अपनी अभिव्यक्ति लिख करके भी दे सकता है। इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, हमेशा जानिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति के लिए बोलना और लिखना, यह कौशल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपको छांटना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा प्रवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिवर्जन कर लेंगे। बी ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और सी ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा प्रवेश में
विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। डी ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। कौन सा कथन असत्य है, इसी को छांटना है दोस्तों, तो बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चलिए पहले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन बता रहा है कि बच्चे समृद्ध भाषा प्रवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। यह ऑप्शन तो दोस्तों भाषा शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भाषा परिवेश में बच्चा भाषा का परिमार्जन निश्चित रूप से कर लेता है। ध्यान दीजिए, बच्चा गांव में ग्रामीण अंचल से जाता है, लेकिन विद्यालय में जाने के पश्चात वहाँ पर विद्यालयी प्रवेश में लाया जाता है, अर्थात वहाँ पर बिल्कुल एकदम खड़ी बोली में बच्चों को ढाला जाता है और उसी परिवेश में रहते रहते बच्चा कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, उसी भाषाई परिवेश में बदल जाता है। ठीक है, तो भाषा प्रवेश निश्चित रूप से भाषा के परिमार्जन में आवश्यक होता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये असत्य नहीं है, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोई भी बच्चा जब स्टार्टिंग में विद्यालय आता है तो उसकी हर भाषा बिल्कुल जटिल ही होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चा पहले दिन आता है तो का कुछ ऐसे लिखता है, पहली लाइन खींचता है, गोला करता है, फिर ऐसे घुमाता है। तो क्या यही प्रक्रिया 1 साल 2 साल के बाद भी करता है बच्चा? नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद डायरेक्ट वह का ऐसे बना देता है। तो हमेशा जानिए दोस्तों कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ ही विद्यालय आते हैं। स्टार्टिंग में हमेशा उनकी सभी भाषाएं क्या होती हैं, जटिल ही होती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वही भाषाएं उसके लिए क्या बनती जाती है, सरल बनती जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल उचित है। अगला देखेंगे दोस्तों, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा प्रवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। यह ऑप्शन बिल्कुल अनुचित है दोस्तों, यानी कि विरोधाभास भाषा सीखने में आवश्यक है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इसमें यह बता रहा है कि विरोधाभास का परिवेश क्या भाषा सीखने में आवश्यक है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। कभी भी कोई भी बच्चा विरोधाभास परिवेश में भाषा का अंकन नहीं कर सकता है, नहीं सीख सकता है। ध्यान दीजिए, एक बच्चे को पहले पीरियड में गुरुजी ने का को का बताया, दूसरे पीरियड में दूसरे गुरुजी ने आकर के कहा नहीं बेटा का नहीं है खा है, फिर तीसरे पीरियड में गुरुजी आकर के कहा नहीं खा नहीं बेटा गा है। तो बच्चा कभी भी आकलन नहीं कर पाएगा कि का है कि खा है कि गा है। ठीक है दोस्तों, तो विरोधाभास का परिवेश भाषा सीखने में बिल्कुल सहायक नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी होता है। ठीक है, यही आपका असत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, और डी ऑप्शन है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन होता है कि चित्र जो होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, बच्चे कबूतर का चित्र देख करके कबूतर को पहचान जाते हैं, लेकिन
कबूतर काहे मीन्स होता है इसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उस कबूतर के चिन्ह से का मतलब समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि चित्र से अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बी ऑप्शन है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। सी ऑप्शन है दोस्तों, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। डी ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना ही सिखाया जाए, बिल्कुल ऑप्शन गलत है दोस्तों। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और अगला ऑप्शन है सी, देखेंगे कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। बी और सी को छोड़ रहे हैं दोस्तों। डी को देखेंगे, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी और सी में चयन कीजिए दोस्तों। बी में जो सी ऑप्शन दिया गया है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं दोस्तों, ये बी की अपेक्षा सी से ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ज़्यादा सही है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। अगर यदि सी ऑप्शन ना होता तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता। तो हम बताना चाहता हूँ दोस्त कि भाषा के जो चार कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये सभी आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंध होता है इनका। अंतः संबंध का मतलब ये होता है कि बच्चा सबसे पहले सुनेगा, फिर उस जो सुनेगा उसी को क्या करेगा, वो बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसी को क्या करता है, वो लेखनीबद्ध करता है, पढ़ता है, और उसके बाद क्या करता है, लिखता है। यानी कि चारों कौशलों का अंतः संबंध होता है, आंतरिक संबंध होता है। बिना एक कौशल के बाद दूसरा कौशल संभव नहीं है। ठीक है, इसी को अंतः संबंध कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बी ऑप्शन है, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटि की ओर संकेत करते हैं। क्या है, वो बच्चों की त्रुटि की ओर संकेत करते हैं। वो सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, यह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। उन्हें जल्दी से दूर करना चाहिए। वो बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। वो सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, गलतियाँ त्रुटि करना ये सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है। बालक जितना सीखने का प्रयास करेगा उसके सीखने में त्रुटियां उतनी ही कम होती जाएंगी दोस्तों। हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि बच्चा पहले दिन विद्यालय जब आता है तो वह ठीक ढंग से का को लिख नहीं पाता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे पहले दिन क्या करता है, गोला करता है, लाइन खींचता है, क्या वही प्रवृत्ति वो 10 दिन बाद भी करता है? नहीं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जितना सीखने का प्रयास करेगा उसके सीखने में त्रुटियां उतनी धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। और बी ऑप्शन है, केवल अक्षर पहचान। सी ऑप्शन है, तेज गति से पढ़ना। डी ऑप्शन है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना।
तो देखिए दोस्तों, पढ़ना कौशल में तो सभी यही है कि शुद्ध उच्चारित करना, ये भी है। केवल अक्षर पहचानना ये पढ़ना कौशल का नहीं है दोस्तों। और तेज गति से पढ़ना ये भी उचित नहीं है दोस्तों। संदर्भ के अनुसार अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना ये पढ़ने कौशल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ते समय यदि आप उसके संदर्भ के अनुसार अर्थ सहित आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के कौशल का सबसे बेटर गुण माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखेंगे। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये परीक्षा में कई बार आया है दोस्तों। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। और डी ऑप्शन है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि सुलेखा जीवन को क्या कहा, जिंदगी, यानी कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को भी समझाते हुए पढ़ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि L.S. वाइगोस्की के अनुसार, एक मिनट दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करता है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ध्यान दीजिए दोस्तों, वाइगोस्की जो है एक मनोवैज्ञानिक था। उसने क्या किया दोस्तों कि उसने बालक के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान होता है, यानी कि बालक के विकास में समाज के योगदान को उन्होंने प्रदर्शित किया था उसमें। ठीक है, और यह सिद्ध किया था कि हमारा प्रवेश, हमारा भाषा प्रवेश जितना समृद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सिखाने में सरलता होगी। इसलिए यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा कैसी योग्यता है? अर्जित योग्यता है, सीखी जाने वाली योग्यता है, अर्थात प्राप्त की जाने वाली योग्यता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रखता है। सी ऑप्शन है, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा प्रवेश में भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। तो चलिए दोस्तों बताएंगे कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल सही है, भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है दोस्तों। भाषा अर्जन का मतलब होता है मैंने भाषा कितना ग्रहण किया है, और अधिगम का मतलब होता है मैंने भाषा को कितना सीख रहे हैं। ठीक है, कितना अधिगम कर रहे हैं। अर्जन का मतलब सीखा हुआ और अधिगम का मतलब सीखना, कितना हम सीख रहे हैं, कितना सीखे हैं और कितना सीख रहे हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। और बी ऑप्शन में है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी कि यही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा
यह कथन सही नहीं है। ठीक है। और सी ऑप्शन जो दिया गया है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल राइट है। भाषा समृद्ध प्रवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल ये सही है कि प्रवेश अगर अच्छा मिल रहा है तो भाषा का ज्ञान भी स्वतः अच्छा बन जाता है, अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के इस छोटे से प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपने सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की क्लास का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।